हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है। सीएम में फाइनल सीएफआर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसोलिडेशन। उसको हम आज रिवाइज करेंगे। हमारा जो रिवीजन का फोकस होगा वो वर्कबुक बेस होगा, जो आपकी आईसीएमएआई की वर्कबुक है, क्योंकि उसके अंदर ना आपके सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे, विद क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपकी क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस भी कवर हो जाएगी। आपको कैसे उन कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस पे लगाना है उसकी भी चर्चा हम इस वर्कबुक के थ्रू करेंगे। तो कंसोलिडेशन को शुरुआत करने से पहले मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्या है कंसोलिडेशन के, ताकि आपको जब मैं सवालों में उसको इंप्लीमेंट करूं तो आपको दिक्कत ना आए। तो कंसोलिडेशन आपका डील करता है किसके साथ? इंड एएस, इंड एएस 110 और 103। मोटा मोटा आप 103 कुछ अलग में भी पढ़ते हो जिसके अंदर आप बिजनेस एक्विजिशन जैसी बातें करते हो, बट 110 और 103 मिलके कंसोल को पूर्ति करते हैं। बट ठीक है, हमें स्टैंडर्ड के नंबर से इतना मतलब नहीं है, हम तो कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो देखो होता क्या है कि आपको बैलेंस शीट गिवन होती है एक पर्टिकुलर डेट की, और इस दिन की लेट सपोज आपको बैलेंस शीट गिवन है, और होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों की आपको बैलेंस शीट गिवन होती है। आपको इनको कंबाइन करके इनकी कंसोल बैलेंस शीट बनानी है। आप क्या काम करते हो? आप सब्सिडरी के प्रॉफिट्स पे काम करते हो, क्योंकि होल्डिंग ने एक्वायर करा होता है सब्सिडरी को। एक पर्टिकुलर डेट होती है आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन आपने उसको एक्वायर करा होता है, जिस दिन आपने उसको कंट्रोल लिया होता है। जो डेट होती है जब आपका 50% से ज्यादा इक्विटी कैपिटल हो जाती है। आपको इस दिन निकालनी होती है आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स, आपको निकालनी होती है इस दिन। आपको आईएनए निकालना होता है, ठीक। तो इस दिन आईएनए निकालने के लिए जनरली आप अपने कंसोलिडेशन के अंदर क्या मेथड फॉलो करते हो? आप फॉलो करते हो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स का आप मेथड फॉलो करते हो। तो मुद्दा कहां है? मुद्दा है कि हम रिजर्व कैसे निकालेंगे, कि इस दिन हमारे रिजर्व कितने थे, जिस दिन भी डेट ऑफ एक्विजिशन है। फॉर एग्जांपल अगर वो बोले कि मैंने 1 अक्टूबर को एक्वायर करा, तो 1 अक्टूबर को मेरे रिजर्व्स कितने थे वो हमें निकालना होगा। वो आपको ओपनिंग रिजर्व देते दे के चलते हैं कि भाई ओपनिंग रिजर्व इतने थे। कभी कभार आपके ऊपर भगवान की बहुत अच्छी कृपा रही होती है तो वो आपको इस दिन के रिजर्व दे देते हैं, अदरवाइज वो आपको ओपनिंग रिजर्व तो दे करके चलते हैं। तो मुझे जरा बताओ, क्या ओपनिंग रिजर्व भी यहाँ पर आएंगे? हाँ आएंगे। जो भी प्रॉफिट आपने इस दौरान कमाया होगा वो यहां पर नहीं आएगा। जो भी प्रॉफिट में अगर हाइलाइटर का यूज करूं, तो जो भी ये रेड एरिया के अंदर आ रहा है ये सब आपका बनेगा आईएनए का पार्ट, और जो भी ये ग्रीन एरिया के अंदर आ रहा है वो सब आईएनए का पार्ट नहीं बनेगा, ऑन डीओए नहीं बनेगा। तो हमें आप सब्सिडरी के प्रॉफिट्स को निकालना होता है कि वो डीओए वाले दिन कितने थे। तो हम क्या करते हैं, हम इसके लिए रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट बनाते हैं। हम कहते हैं कि अगर सब्सिडरी ने रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट बनाया होगा, बनाएगी, तो उसके अंदर उसका नेट प्रॉफिट आएगा जो उसने अर्न करा होगा। तो हम लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, जो कि आ जाता है ये वाला बैलेंस ही। और हम कहते हैं टू बैलेंस सीडी, जो कि आ जाता है क्लोजिंग बैलेंस, जो कि आ जाता है ये वाला बैलेंस, जो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस है आपका एज ऑन बैलेंस शीट डेट। फिर उसके बाद जो भी रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड घटनाएं घटित हुई हैं, रिजर्व एंड सरप्लस बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप कहते हो कि भाई कंपनी ने डिविडेंड बांट दिया तो हमने डिविडेंड यहाँ पे डाल दिया, कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड बांट दिया तो हमने वो डाल दिया, कंपनी ने बोनस बांट दिया तो हमने बोनस भी यहाँ डाल दिया। कंपनी ने जो भी एप्रोप्रिएशन करा होगा, जो कुछ भी कंपनी ने एप्रोप्रिएशन करा होगा, वो सब आप यहाँ पे डाल करके चलते हो। इससे क्या होता है, आपका बैलेंसिंग फिगर बच जाता है यहाँ पे नेट प्रॉफिट के। आपने नेट प्रॉफिट कितना कमाया, वो कब से कब तक का होता है, वो इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक का होता है नेट प्रॉफिट, कि आपने पूरे पीरियड के अंदर नेट प्रॉफिट कितना कमाया। फिर हम कहते हैं ये डीओए पे कितने थे और पोस्ट डीओए कितना था। तो जो भी मेरे को एक बात बताओ, जो भी ओपनिंग होगा वो डीओए वाले दिन एग्जिस्ट करेगा, तो यानी कि ये डीओए हो गया, अप टू डीओए हो गया। तो ओपनिंग को हम लिख देते हैं अप टू डीओए, ठीक है, और पोस्ट के अंदर नहीं डालते। फिर नेट प्रॉफिट जो आपने अर्न करा है ये वाला,
ये क्योंकि आपका ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट है, ये आपका इस पूरे साल का प्रॉफिट है, तो हम इसको बांट देते हैं, इतने हिस्से का कितना और इतने हिस्से का कितना। तो लेट सपोज ये जो भी टाइम रेशियो निकल करके आती है इसको हम टाइम रेशियो के अंदर डिवाइड कर देते हैं कि भाई ये मेरा नेट प्रॉफिट इतना इतना दोनों में आएगा। तो इससे हमारे निकल करके आ जाते हैं टोटल प्रॉफिट। फिर उसके बाद आपको माइनस करनी पड़ती हैं एडजस्टमेंट्स। कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स? जो कंपनी कर चुकी है, जो कंपनी एडजस्टमेंट्स कर चुकी है, जैसे फॉर एग्जांपल डिविडेंड। अब मुझे बताओ ये डिविडेंड की एडजस्टमेंट कब हुई होगी? डिविडेंड कहता है कि भाई साहब हमारी एडजस्टमेंट कब होती है? जब कंपनी लायबल हो जाती है पेमेंट के लिए। तो जिस दिन कंपनी ने एंट्री डाली, जिस दिन कंपनी ने डिक्लेयर करा डिविडेंड, जिस दिन कंपनी ने कहा, मान लो उसने कहा कि मैंने इस दिन डिक्लेयर करा है डिविडेंड, तो आप क्या कहोगे कि लाइव एंट्री कब डली है? पोस्ट के पीरियड में डली है, तो डिविडेंड आप यहां से माइनस कर दोगे। अगर वो कहते कि हमने इसी दिन डिक्लेयर कर दिया था, तो आप कहोगे कि डिविडेंड की एंट्री प्री में डल चुकी थी, तो फिर डिविडेंड आप यहां से माइनस कर दोगे। इस तरीके से आपको माइनस करना होता है। बोनस जो है, बोनस की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करते। उसका रीजन ये होता है कि फॉर एग्जांपल बोनस ना जनरली आप कहते हो कि हमने प्री में से ही दिया होगा, क्योंकि प्रॉफिट कमा के कोई बोनस नहीं देता। प्रॉफिट से पहले के जो रिजर्व्स होते हैं उसी से बोनस दिया जाता है। अगर आप बोनस यहाँ माइनस करते हो, तो मैंने आपको नेट एसेट में क्या बताया था? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। तो आप रिजर्व से माइनस करते हो बोनस और शेयर कैपिटल में बढ़ा देते हो, तो इसका कोई इंपैक्ट ही नहीं आता, ये प्लस और माइनस नलीफाई हो जाता है। तो इसलिए हम अब जैसे आईएनए क्या हो गया? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, ये आपका टोटल आईएनए हो गया। आपने यहां से बोनस माइनस करा और यहाँ पे बोनस ऐड कर दिया, तो बोनस का तो कोई इंपैक्ट ही नहीं आया। तो इसलिए हम कहते हैं बोनस ना भी माइनस करो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से आपके टोटल प्रॉफिट्स निकल करके आ जाते हैं अप टू डीओए के और आफ्टर डीओए के। आफ्टर डीओए के आप कहते हो कि एनसीआई को कितना मिलेगा और ग्रुप को कितना मिलेगा। ग्रुप मतलब हमें कितना मिलेगा, जितना एनसीआई को मिलेगा आप एनसीआई में ऐड कर देते हो, जितना ग्रुप को मिलेगा आप रिटेन अर्निंग के अंदर, पेरेंट की रिटेन अर्निंग के अंदर इसको ऐड कर देते हो। ये कहाँ काम आता है? ये आईएनए में काम आता है आपकी गुडविल सीआर निकालने के लिए। इसके तुरंत बाद आप निकालते हो गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज। तो अगर मैं गुडविल की बात करूं तो गुडविल आप कैसे निकालते हो? आप कहते हो इन्वेस्टमेंट कितनी थी या फिर पीसी कितनी थी, और एनसीआई, एनसीआई कितना था। एनसीआई या तो फेयर वैल्यू पे होता है या फिर पसना पे होता है, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट। यदि एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो आपको इंफॉर्मेशन देगा, और इससे जो गुडविल निकल करके आती है वो निकल करके आती है फुल गुडविल। और अगर वो पसना पे है तो गुडविल जो निकल करके आती है वो निकल करके आती है पार्शियल गुडविल, और इसको बोलते हैं ओनली पेरेंट शेयर, ओनली पेरेंट शेयर। फिर इससे आपका टोटल निकल करके आता है और आप माइनस करते हो आईएनए। आईएनए में क्या माइनस करते हो? आप माइनस करते हो शेयर कैपिटल और डीओए के रिजर्व। डीओए के रिजर्व कौन से? ये वाले रिजर्व आप यहां से माइनस कर देते हो, और इससे क्या निकल करके आ जाता है आपका गुडविल और कैपिटल रिजर्व या फिर गेन ऑन बार्गेन परचेज आपका निकल करके आ जाता है। ठीक, इसके तुरंत बाद आप क्या करते हो? आप निकालते हो एनसीआई कितना है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना है। एनसीआई के लिए आप कहते हो एनसीआई ऑन डीओए कितना था, जो आपने यहां पे लिया होगा वही होगा, और आप ऐड कर देते हो पोस्ट के जितने भी रिजर्व्स हैं। पोस्ट के रिजर्व मतलब जी डीओए के बाद जो जो कुछ रिजर्व्स क्रिएट हुए हैं वो सब आप ऐड और लेस कर देते हो एनसीआई के अंदर, और आपका एनसीआई निकल करके आ जाता है। और आप फिर निकालते हो कंसोलिडेटेड इक्विटी भी आप निकाल करके चलते हो। कंसोल इक्विटी, कंसोल इक्विटी में आप कहते हो कि ये पेरेंट की इक्विटी है, वो हमने ले ली, और उसके अंदर पोस्ट के अंदर जो जो भी चेंजेस हुए होते हैं वो आप ऐड कर देते हो, और वो आपका टोटल आ जाता है कंसोल इक्विटी। अच्छा, इसके अंदर कुछ इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स भी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल होल्डिंग कभी कभार माल बेचता है सब्सिडरी को, सब्सिडरी कभी कभार माल बेचता है होल्डिंग को। अब कौन सा कहाँ एडजस्ट करना है वो समझो। भाई जिसने प्रॉफिट कमाया है उसके प्रॉफिट में से एडजस्ट होगा। जो ये सारी एक्सरसाइज है ये है सब्सिडरी के प्रॉफिट्स, जो ये वाली एक्सरसाइज है ये है पेरेंट का प्रॉफिट। तो अगर मैं कह रहा हूं कि सब्सिडरी ने माल बेचा है पेरेंट को, तो प्रॉफिट किसने कमाया होगा? सब्सिडरी ने कमाया होगा। तो अनरियलाइज प्रॉफिट कहां से माइनस करोगे? सब्सिडरी के प्रॉफिट में से माइनस करोगे, तो यहां से माइनस कर देना। अगर मैं कह रहा हूं कि पेरेंट ने माल बेचा है, तो प्रॉफिट किसने कमाया होगा? पेरेंट ने कमाया होगा, तो अनरियलाइज प्रॉफिट यहां से माइनस कर देना। अनरियलाइज प्रॉफिट यहां से माइनस कर देना, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना है।
तो जिसने जो कमाया होगा उस हिसाब से आप माइनस कर दोगे। भाई फुल गुडविल का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल फुल गुडविल का मतलब होता है कि इसके अंदर एनसीआई की भी गुडविल शामिल है और पेरेंट की भी गुडविल शामिल है। अब जब ये गुडविल इंपेयर होगी तो एनसीआई भी इंपेयर होगा और पेरेंट भी इंपेयर होगा, तो इंपेयरमेंट का इंपैक्ट पेरेंट के रिजर्व पे भी आएगा और एनसीआई पे भी आएगा। अगर पार्शियल गुडविल है तो ये खाली पेरेंट की गुडविल है, तो इंपेयरमेंट कहाँ आएगा? सारा का सारा पेरेंट पे आएगा, एनसीआई पे नहीं आएगा क्योंकि पार्शियल गुडविल है। पर इतनी सी बातें, अब ये कोई रट्टे वाली बातें नहीं है, अगर आप इनको कॉन्सेप्चुअली समझ लोगे तो आपको लगेगा ये बहुत आसान है, ठीक है। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता, आपको दोनों बैलेंस शीटों को जोड़ना होता है एंड फॉलोड बाय दैट आप उसको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना देते हो। ये तो हमने चर्चा करी बेसिक्स की। अब इसके अंदर चीजें आती हैं, चेन होल्डिंग की एक चर्चा आती है, तो चेन होल्डिंग का क्वेश्चन आपके वर्कबुक के अंदर है, वो जब आएगा तब उसको समझेंगे। अब आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 1। ऑन 1 अप्रैल 2023 XYZ लिमिटेड एक्वायर करता है 60% ऑफ शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड। XYZ ने एक्वायर करे हैं 60% शेयर ABC के 1 अप्रैल को। एक्विजिशन डेट पे नंबर लाइन बना लो, सिंपल। वो बात कर रहा है अप्रैल 2023 को, यहाँ पे ये है आपकी क्या? DOA। वो कहता है इस दिन शेयर कैपिटल कितनी थी? 25,000 की, और रिटेन अर्निंग कितनी थी? 2,10,000 की। क्या मैं कैलकुलेटर ले लूं? तो 25,000 और 2,10,000 कितने होते हैं टोटल? ये होता है टोटल 2,35,000। तो यानी कि इस दिन आपके आईएनए कितने आ रहे थे? इस दिन आपके आईएनए आ रहे थे 2,35,000 के। एबीसी की प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहे हैं इंक्लूडिंग लैंड, जिसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है? 20,000, लेकिन फेयर वैल्यू कितनी है? 60,000। तो यानी कि 40,000 रुपीज से आपके एसेट्स बढ़ गए। मुझे जरा बताओ, अगर ये एसेट्स बढ़ेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग डबल एंट्री पे रिजर्व भी बढ़ेंगे। तो अब जब ये रिजर्व बढ़ेगा तो 40,000 का रिजर्व ऑन डीओए बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फेयर वैल्यू ऑन डीओए की है, ये ऑन डीओए की फेयर वैल्यू है। एबीसी के पास इंटेंजिबल एसेट भी है जिसके अंदर गुडविल कितनी है? 40,000 है, जो हमने परचेज कर रखी है। फर्दर मोर एबीसी पोजेस करता है एक इंटरनल जनरेटेड ब्रांड जो रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा बुक्स में, और उसकी वैल्यू कितनी है? 1,20,000। सिमिलरली अब जब ये एसेट बढ़ेगी 1,20,000 से, तो ये रिजर्व भी बढ़ेगा। तो ये रिजर्व कहाँ बढ़ेगा? ये रिजर्व यहीं बढ़ेगा 1,20,000। क्यों? क्योंकि ये भी किया है ऑन डीओए की ही बात कर रहा है। द कंपनी एबीसी डिस्क्लोज करती है कंटिजेंट लायबिलिटी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जहां पे कस्टमर ने एक लीगल प्रोसीडिंग लगा रखी है और उसको लगता है कि उसको फेयर वैल्यू कितनी है उस लायबिलिटी की? 1.5 लाख। फेयर वैल्यू का मतलब है कि इतने रुपए देने पड़ सकते हैं, 1.5 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं। तो भाई साहब अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो रिजर्व्स कम हो जाएंगे, तो आप 1.5 लाख रुपए यहां से माइनस कर दोगे, ठीक है। उसके बाद लास्टली मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एक्सपायरी एंटीसिपेट क्लोजिंग वन ऑफ द एबीसी डिवीजन। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि हम एंटीसिपेट कर रहे हैं, तो क्या एंटीसिपेट का मतलब ये है कि डीओए के दिन घटना घटित हो गई? नहीं हुई। तो इसका मतलब इसका आपको कुछ भी नहीं करना, आपको क्या निकालना है? आपको आईएनए निकालना है। तो आओ जरा, शेयर कैपिटल 25, रिटेन अर्निंग 2,10, लैंड की फेयर वैल्यू बढ़ गई 40,000 से, ब्रांड की वैल्यू आ गई 1,20,000 से, और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की फेयर वैल्यू आ गई 1.5 लाख रुपए से। अब जो गुडविल है 40,000 रुपीज की, वो परचेज गुडविल है और गुडविल को आप एक्वायर नहीं करते। तो इसका मतलब ये क्या आ गया? फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट कितनी आ गई आपकी? 2,05,000। इसलिए उन्होंने वो 40,000 रुपए गुडविल माइनस कर दी, क्योंकि आप गुडविल तो खुद गुडविल के पैसे दे रहे हो, किसी और की गुडविल खरीद के थोड़ा ना ले आओगे, ठीक। इलस्ट्रेशन नंबर 2। एबीसी ऑन 1 अप्रैल 23 एक्स लिमिटेड एक्वायर करता है 60% ऑफ इक्विटी शेयर इन ए लिमिटेड। टोटल परचेज कंसिडरेशन कितनी है? उसने कैश पे करा 2 लाख रुपए का, डेफर्ड पेमेंट करी 3 लाख रुपए की, जो आफ्टर 1 ईयर देनी है, 1 साल के बाद देनी है। तो भाई साहब ये 3 लाख रुपए यहाँ पे देने हैं, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू पे यहाँ पे लेकर आने पड़ेंगे जिस दिन आप एक्विजिशन कर रहे हो। आपने 1.5 लाख रुपए की इक्विटी शेयर दी है जिसकी वैल्यू कितनी है? 4 रुपए, सॉरी 15, 15,000 इंटू 4, 60,000 रुपीज की आपने कैपिटल इशू करी। कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन है 2 लाख रुपए की, जो आपको 1 साल बाद देनी है। अगर ए लिमिटेड अचीव कर लेता है प्रॉफिट 25 लाख का, प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50% की है। फेयर वैल्यू ऑफ कंटिजेंट यूजिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू को आपको निकाल के उसकी फेयर वैल्यू निकालनी है। तो फेयर वैल्यू कैसे निकालोगे? आप कहोगे
वो बोल रहा है आपको, उसने बोला है फेयर वैल्यू कितनी है ऑफ द कंटीजेंट कंसिडरेशन यूजिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। एक्सपेक्टेड अमाउंट कितना है? एक्सपेक्टेड अमाउंट है 25 लाख का 50%, तो 12.5 लाख रुपए एक्सपेक्टेड है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आपको करनी पड़ेगी। एक्स लिमिटेड रिक्वायर्ड टू रिप्लेस करने हैं उसको शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम प्रीवियसली जो उसने ए लिमिटेड को दिए थे। एट द एक्विजिशन डेट एम्प्लॉय हैड रेंडर्ड रिक्वायर्ड सर्विसेज बट हैड नॉट एक्सरसाइज देयर ऑप्शन। द फेयर वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल अवार्ड कितना है? 4.5 लाख रुपए, और जो रिप्लेसमेंट अवार्ड है उनकी फेयर वैल्यू कितनी है? 6 लाख रुपए। तो आप जरा एक बात ध्यान से समझो भाई साहब, ये कंपनी अच्छी खासी चल रही है, आपने इस दिन कंपनी को खरीद लिया, डीओए आपकी ये है। अब वो एम्प्लॉय कह रहे हैं हमने जो इतना काम कर दिया उसकी वैल्यू कितनी है? 4.5 लाख रुपए की वैल्यू है। अब अगर आप एम्प्लॉयज को ये पैसा नहीं देते तो एम्प्लॉय आपको कोर्ट में ले जाएंगे। एम्प्लॉय आपको क्या बोलेंगे कि चलो कोर्ट में, हम तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे। तो ये पैसा आपको देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि आप कंपनी को एक्वायर कर रहे हो। लेकिन आप एक्चुअली में कितना पैसा दे रहे हो उनको? 6 लाख रुपए दे रहे हो। उनको देने कितने हैं? 4.5 लाख रुपए देने हैं अगर आपको एक्विजिशन करना है तो। लेकिन आप कितने दे रहे हो? आप 6 लाख रुपए दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि एम्प्लॉयज जो हैं आपके साथ बने रहें। तो ये 1.5 लाख क्या है? ये 1.5 लाख है एम्प्लॉय बेनिफिट का एक्सपेंस। और ये 4.5 लाख क्या है? ये एक्चुअली में है ड्यू टू एक्विजिशन, क्योंकि आप एक्विजिशन के लिए कर रहे हो। तो ये क्या हो गई? आपकी पीसी का पार्ट बन जाएगा। तो बताओ जी 10% का डिस्काउंट रेट लगा के कंसिडरेशन कितनी आएगी? तो कैश आपने 2 लाख का दिया, फिर आपकी डेफर्ड कंसिडरेशन थी 3 लाख की, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे कितने सालों बाद देनी है? आफ्टर 1 ईयर। तो 3 लाख डिवाइड बाय 1.10 करो, ये करा हुआ है 3 लाख डिवाइड बाय 1.10, तो ये आ जाएगा 272,727। फिर शेयर्स आपने दिए 60,000 के। फिर कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन आपकी कितनी थी? पेबल आफ्टर 1 ईयर। अच्छा 25 लाख नहीं है, 2 लाख है, सॉरी। तो 2 लाख का 50% हो गया 1 लाख। तो 1 लाख का प्रेजेंट वैल्यू करोगे तो 90,909 आ जाएगा। रिप्लेसमेंट 4.5 आ जाएगा क्योंकि यही ड्यू टू डीओए है। तो आपकी पीसी कितनी निकल करके आ गई? 1073636 की आपकी पीसी निकल करके आ गई। 1 अप्रैल 2024 को लक्की ग्रुप एक्वायर करता है 80% ऑफ हैप्पी फॉर 6 लाख रुपीज। द फेयर वैल्यू ऑफ हैप्पी आईएनए कितनी है? 7,20,000। तो एक्विजिशन डेट पे उसकी फेयर वैल्यू कितनी है आईएनए की? 7,20,000। और 31 मार्च 2025 कैरिंग अमाउंट ऑफ हैप्पी नेट एसेट कितनी हो गई? 6,90,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल। हैप्पी क्वालिफाई करता है एज ए सीजीयू। तो रिकवरेबल अमाउंट पूरी हैप्पी का कितना है? 7 लाख रुपीज का है। आपको इंपेयरमेंट का इंपैक्ट बताना है। अगर हमने एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करा है और फेयर वैल्यू है 220, और अगर हमने उसे प्रोपोर्शनेटली मेजर करा है तो कितना होगा? फेयर वैल्यू का मतलब क्या है? फुल गुडविल। और पसना का मतलब क्या है? प्रोपोर्शनेट शेयर का मतलब क्या है? पार्शियल गुडविल। इसका मतलब क्या है? पार्शियल गुडविल। तो हमने कहा अगर आप फुल गुडविल की बात कर रहे हो तो आपने कितने पैसे दे रखे हैं? सर हमने दे रखे हैं, कहाँ गया, 6 लाख रुपए दे रखे हैं। एनसीआई 2 लाख रुपए, तो 2,20,000 रुपए टोटल। इतने का आईएनए गुडविल आ गया 100 का। 100 क्या है? पूरी गुडविल है। पूरे 100 का मतलब क्या है? एनसीआई और पेरेंट पूरी कंपनी की गुडविल है ये। तो पूरी कंपनी की गुडविल इतना, कंपनी की आईएनए 690 की आईएनए ये नहीं, 690 की आईएनए, तो टोटल हो गया 790। और रिकवरेबल अमाउंट 7 लाख रुपीज, तो 90,000 का क्या आ गया? इम्पेयरमेंट। ये पूरी गुडविल का इम्पेयरमेंट है। तो आप जो गुडविल दिखाओगे कितने दिखाओगे बैलेंस शीट के अंदर? 100 माइनस 90 10 की दिखाओगे। लेकिन ये इम्पेयरमेंट माइनस किस किस से होगा? ये पेरेंट से भी माइनस होगा और एनसीआई से भी अपना अपना शेयर माइनस होगा। अगर आप पसना की बात करते हो तो हम गुडविल निकालेंगे, फेयर वैल्यू कितनी पे करी, कंसिडरेशन की इतनी पे करी, और आईएनए जो था 720 उसका 20% आपका, क्योंकि प्रोपोर्शनेट शेयर आपको निकालना है, तो वो आपका एनसीआई आ गया 744 माइनस 720, तो 24 की क्या आ गई आपकी गुडविल। इसको बोलते हैं पार्शियल गुडविल। ये किसकी है? ये सिर्फ पेरेंट की गुडविल है, ओनली पेरेंट। ये सिर्फ पेरेंट की गुडविल है। फिर हमने कहा 24 की गुडविल है, और ये किसकी है? ओनली पेरेंट की गुडविल है। अब ओनली पेरेंट की गुडविल कितने परसेंट है? पेरेंट ने कितने परसेंट खरीद रखा है? 80%। तो इसका मतलब ये 80% हुई गुडविल। आपको तो 100% निकालनी है। अगर 80% है 24, तो बताओ 100% कितनी? 24 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, तो वो कितनी आ गई? 30। फिर ये हो गई पूरी कंपनी की गुडविल। और 690 क्या हो गए? आपके आईएनए। टोटल आ गया 720, तो 20 का क्या आ गया? इम्पेयरमेंट। अब ये पूरा 20 का इम्पेयरमेंट पूरा इम्पेयरमेंट है,
फुल इम्पेयरमेंट है। तो इस 20 के इम्पेयरमेंट को लिए आप क्या करोगे, आप कहोगे भाई 80% इसका कितना, इसका 80% होता है 16, तो गुडविल दिखाओगे 24 माइनस 16 से गुडविल दिखाओगे, और इस 16 का इम्पेयरमेंट कहाँ चला जाएगा, पेरेंट के प्रॉफिट्स में से माइनस हो जाएगा। पेरेंट के प्रॉफिट्स क्या होते हैं सर, आपने अभी बताया था, पेरेंट के प्रॉफिट्स होते हैं जो आप कंसोल इक्विटी निकालते हो, वो पेरेंट के प्रॉफिट्स होते हैं, तो वो यहाँ से माइनस हो जाएगा गुडविल का अमाउंट। ठीक, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सट्रैक्ट दे रखा है आपको बैलेंस शीट का 31 मार्च 2024 का, 3 कंपनियां हैं ASN, SB और AC, और इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, कहता है इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी के अंदर और एसोसिएट के अंदर हमने कब करी है, अप्रैल के अंदर करी है, और क्या क्या इंक्लूड है, कैश पे करा है, ASN ने पे करा है AC को फॉर द परचेज ऑफ 30% ऑफ AC इक्विटी शेयर फॉर 1.8 पर शेयर। तो आपने AC के इक्विटी शेयर कितने खरीदे, 30%, तो 1 रुपए का ही शेयर है, तो यानी कि 8 लाख शेयर हो गए, 8 लाख का 30% आपने पे करा, 2.4 लाख आपने पे करा, 2.4 लाख आपने शेयर एक्वायर करे, और 1.8 के हिसाब से आपने पेमेंट करी इंटू 1.8, तो 4.32 आपने पेमेंट करी होगी कैश में AC के लिए। और मैंने SB के शेयर ले लिए, सॉरी, तो यहाँ 8 आएगा। मैं भी आजकल पता नहीं छोटी छोटी गलतियां करने लगा हूँ, तो ये होगा 14.4, सॉरी 8 इंटू 1.8, हाँ 14.4, तो 14.4 की आपने पेमेंट करी। हम बात कर रहे थे AC की 30%, 30, ओहो फिर से गलती 30% हो गया 3, ये देखना है ना 3, तो 3 इंटू 1.8, 5.4, 5.4 का आपका पेमेंट आ जाएगा। और आपने कैश पे करा ASN ने SB को 2 रुपीज पर शेयर, और SB का खरीदा कितना है, अच्छा इसका 30% खरीदा है, और SB का कितना खरीदा है ये नहीं बताया क्या, ये रहा, एक्वायर करें 6 लाख शेयर, 8 लाख में से 6 लाख आपने एक्वायर कर लिए, तो 6/8.7, तो इसका हो गया 75%। तो 6 लाख शेयर आपने एक्वायर करे, और 6 लाख शेयर के हिसाब से 2 रुपए दिए पर शेयर, तो 12 लाख रुपए आपने पेमेंट करके चले होगे। फर्दर इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1.6 लाख फॉर प्रोफेशनल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द एक्विजिशन ऑफ SB। ठीक है, ASN एक्वायर करता है 6 लाख शेयर ऑफ SB बाय एक्सचेंजिंग 1 शेयर ऑफ ASN फॉर एवरी 2 शेयर ऑफ SB, और अपने शेयर की वैल्यू कितनी है, 6 की वैल्यू है, तो 36 का आधा 18, तो 18 और पे करा हुआ है ASN ने SB को। एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन SB के पास इंटरनल जनरेटेड ब्रांड था जो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, और उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 8 लाख रुपए, तो ये आप INA में कंसीडर कर लोगे। NCI को वैल्यू करना है फेयर वैल्यू पे, NCI बचा कितना, 2 लाख पे, और उसकी एक शेयर की वैल्यू SB की कितनी है, 4, तो 8 लाख रुपीज का NCI हो गया। इम्पेयरमेंट करनी है, और रिकवरेबल अमाउंट निकल करके आया 40 लाख रुपीज, तो और NCI आप फेयर वैल्यू पे ले रहे हो, तो फेयर वैल्यू का मतलब क्या है, फुल गुडविल। आपको निकालना है कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल, और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, और वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। तो मुझे जरा बताओ, अगर मैं SB की बात करूं तो आपने क्या क्या दिया, आपने 18 लाख रुपए शेयर्स में दिए, 12 लाख रुपए का आपने कैश दिया, 18 लाख का शेयर, 12 लाख का कैश, और टोटल आपने कितना दिया, 8 2 10 30 का आपने टोटल दिया। फिर उसके बाद उसने कहा था NCI को फेयर वैल्यू पे लेना, हमने NCI को फेयर वैल्यू पे लिया 8, और टोटल हो गया 38। और इस दिन INA कितनी आ रही थी, इस दिन 1 अप्रैल को INA कितनी आ रही थी, इक्विटी कैपिटल थी 8 लाख रुपीस की, और 31 मार्च 23 के रिजर्व कितने थे, 12 के, तो 12 और 8 हो गए 20, 20 में जोड़ दोगे क्या, 20 में जोड़ दोगे ये आपका ब्रांड 28, तो 10 रुपीज के आगे आपकी गुडविल। कई बच्चों को दिक्कत आई होगी, तो आओ मैं ऐसे समझा दूं। देखो जी, आप बात कर रहे हो यहाँ की 1 अप्रैल की, और आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। इस दिन शेयर कैपिटल थी कितने की, 8 की, और इस दिन रिजर्व्स कितने के थे, रिजर्व्स थे 12 के, लेकिन आपको एक एसेट मिल गई, कितने की एसेट मिल गई थी, 8 लाख रुपए की आपको एसेट मिल गई थी, तो 12 और 8 20, तो टोटल कितना हो गया, 28 हो गया।
और 28 के बाद आपने तो कुछ नहीं करना, गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो वो कितनी आ गई 10। अब ये 10 क्या है, ये फुल गुडविल है। ये 10 क्या है, ये फुल गुडविल है। तो 10 हो गई फुल गुडविल। और बताओ आज के दिन आईएनए की वैल्यू, आईएनए कितना आ रहा होगा आज के दिन? अगर कोई पूछे आईएनए नेट एसेट कंपनी की कितनी है, तो 8 की कैपिटल, 12 का रिटेन अर्निंग पहले था और 6 का आपने प्रॉफिट और कमा लिया, तो 26 और 8 34, 34 का आपका एज ऑन डेट होगा 34 का। और टोटल कैरिंग अमाउंट हो गया 44 का, उसने रिकवरेबल अमाउंट दिया 40 का। 4 के आगे आपका फुल गुडविल का, आपका पूरी कंपनी का, होल कंपनी का आ गया। और फुल गुडविल पे आप चल रहे हो, तो 4 तो आप गुडविल में से माइनस कर दोगे, गुडविल दिखेगी 6 की, लेकिन इसका हिस्सा होगा एनसीआई में भी जाएगा और पेरेंट में भी जाएगा। एनसीआई में कितना जाएगा, जितना एनसीआई का बनेगा। एनसीआई का कितना है 25%, तो 25% जाएगा एनसीआई में जो कि निकल करके आता है 1, और 75% जाएगा पेरेंट में जो कि निकल करके आता है 3 और 1। अपना रिस्पेक्टिवली आप माइनस करके चलोगे। फिर उसके बाद बस उसने और कुछ पूछा ही नहीं क्या, बस और कुछ पूछा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, द बैलेंस शीट ऑफ 3 एंटिटीज आपको दे रखी है, व्हाइट लिमिटेड, ब्लू लिमिटेड और पिंक लिमिटेड। आपको तीनों की बैलेंस शीट दे रखी है। वो कहता है 1 अप्रैल 23 को व्हाइट ने एक्वायर करे 45,000 शेयर ब्लू में 1 लाख रुपए के, और नेट एसेट की फेयर वैल्यू कितनी थी 1/20 की। 45,000 शेयर का मतलब क्या हो गया, 1 रुपए का शेयर है। ये काम बहुत बढ़िया है भाई। 1 रुपए का शेयर 60% आपने कितना एक्वायर कर रखा है, 60% आपने एक्वायर कर रखा है। और वो कहता है कि आईएनए कितने का था, 1,20,000 का आईएनए था, और एनसीआई था फेयर वैल्यू पे 55, और ग्रुप की पॉलिसी हम फेयर वैल्यू पे करेंगे। इसका मतलब गुडविल क्या आएगी, गुडविल निकल करके आएगी फुल गुडविल। एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ ब्लू नेट एसेट ओवर देयर कैरिंग अमाउंट एट द एक्विजिशन डेट पर्टेन टू पीपी। तो बताओ जी, क्या हम निकाल सकते हैं? हाँ जी, हम निकाल सकते हैं। क्या मैं पेज इंसर्ट कर दूं? यहाँ पर आपको कैपिटल कितनी, आपको रिजर्व कितने दे रखे हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2023, 30,000 के। यही आपकी डीओए है, आपकी डीओए है ये। और आपको रिजर्व दे रखे हैं यहाँ पे 30,000 के, और आपको उसके बाद के कितने दे रखे हैं, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर भी दे रखा है 20,000 रुपये का। वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक हमने कितना प्रॉफिट कमाया, 20,000 का हमने प्रॉफिट कमाया, और यहाँ पे कितना है 50,000 का प्रॉफिट है। ठीक, नहीं 25,000 भाई, तो 55,000 हो गया। तो 55,000 ये हो गया। फिर उसके बाद तो लाइबिलिटी है। वो कहता है कि आईएनए कितने थे, 1,20,000 रुपए। तो आओ जरा एक बार आईएनए निकाल ले एंड डी ऑन डीओए। अगर मैं बात करूं तो आपके रिजर्व्स कितने थे 30,000 के। आपकी कैपिटल कितनी थी आईएनए वाले दिन, हमारी कैपिटल थी सर 75,000 रुपये, 75,000 रुपये। और पोस्ट आपने कितना कमाया, पोस्ट आपने कमाया हुआ 25,000 रुपये। टोटल आईएनए कितना होता है, टोटल आईएनए होता है 1,05,000 रुपये। लेकिन वो कहता है कि हम आपको बोल रहे हैं कि 1,20 है, और 15,000 क्यों एक्स्ट्रा है, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू बढ़ गई। अगर इसकी वैल्यू डीओए पे बढ़ेगी तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लेना पड़ेगा। तो उसने बताओ डेप्रिसिएशन के लिए आपको क्या बोल रखा है, विच जिसकी एस्टिमेटेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है 5 ईयर्स की है, तो डिवाइड बाय 5, तो 3,000 का आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा, और पोस्ट प्रॉफिट आ जाएंगे आपके 22,000 रुपये। ठीक है साहब। फिर उसके बाद वो कहता है 12,000 पिंक के खरीदे थे। 12,000 अगर आप पिंक के खरीदते हो तो मुझे जरा बताओ कितना होता है, 12,000 डिवाइड बाय 40,000, तो 30%। 30% ड्यूरिंग द ईयर उसने, व्हाइट ने गुड्स बेचे हैं ब्लू को। बताओ व्हाइट ने अगर गुड्स बेचे हैं ब्लू को तो प्रॉफिट किसने कमाया होगा, व्हाइट ने। तो प्रॉफिट किससे माइनस करोगे, व्हाइट की रिटेन अर्निंग से। 50% मार्जिन पे बेचे हैं और 90% अभी भी बचे हुए हैं, तो यानी कि जो सोल्ड कर दिए 90,000, तो 90%, तो 10% ही बचे हुए हैं। तो 20,000 पे मार्जिन था 10,000 रुपए का, और इसका
10% ही बचा हुआ है, तो यानी कि 1000 रुपीज का आपका अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया। वो कहता है अप्रैल के अंदर हमें क्लेम नोटिस मिला है फॉर क्लेम फॉर डैमेजेस फ्रॉम एम्प्लॉय एज अ रिजल्ट ऑफ वर्कप्लेस एक्सीडेंट, जो 20 फरवरी को हुआ, और लीगल काउंसिल ने एक्वायर करी है। किसको मिला है? वाइट को मिला है। लीगल काउंसिल ने एक्वायर करा है कि 60% चांस है हम लूज कर जाएंगे और 50,000 रुपए के डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। तो वाइट की रिटेन अर्निंग जो कंसोल इक्विटी है, मैं यहाँ कंसोल इक्विटी लिख दूं, तो कंसोल इक्विटी टू प्रोविजन 50,000, कंसोल इक्विटी टू प्रोविजन 50,000। तो बस आपका काम हो गया। आपको क्या बनानी है? आपको तो कंसोल बैलेंस शीट बनानी है। बस आपका काम हो गया। ये 22,000 आ गए। अब हम निकालेंगे क्या? गुडविल। आओ जरा, इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1,25,000, 1,00,000 रुपए ये और 25,000 ये, तो ठीक है। तो अगर मैं वाइट वाइट और ब्लू की बात करूं तो 1,00,000 ये। फिर आप कहते हो एनसीआई, बताओ जरा एनसीआई कितना है? 55,000 की फेयर वैल्यू, तो 1,55,000। फिर आईएन ने माइनस कर देते हो 1,20,000। मैंने ना शेयर कैपिटल यही जोड़ रखी है, शेयर कैपिटल मैंने यही जोड़ रखी है। तो 1,55 माइनस 1,20, तो गुडविल कितने की आ गई? 35,000 की गुडविल आ गई। ये कौन सी गुडविल है? ये फुल गुडविल है। आओ जरा, और गुडविल को इम्पेयरमेंट भी करना है 5,000 से, माइनस इम्पेयरमेंट 5,000, तो 30,000 की आपकी गुडविल आ गई। 30,000 की आपकी गुडविल आ गई। अब बात कर लो एनसीआई की। एनसीआई कितना होगा? एनसीआई ऑन डीओए कितना है? तो एनसीआई ऑन डीओए है 55,000 रुपये, और आप ऐड करोगे पोस्ट प्रॉफिट जो कि है 22,000 का कितना परसेंट? 40%। 22,000 का 40%, 8800। और आप माइनस करोगे इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट कितनी है? 5,000 का 40%, 2,000 रुपये। 55,000 प्लस 8800 माइनस 2,000, 61,800 आपका एनसीआई निकल करके आ गया। 61,800 का, 61,800 का आपका एनसीआई निकल करके आ गया। अब निकालेंगे कंसोल इक्विटी। कंसोल इक्विटी, बताओ जी पेरेंट की टोटल रिजर्व्स कितने हैं? सर पेरेंट के रिजर्व हैं, पेरेंट के रिजर्व हैं ये 80, 20, 2,00,000, 2,10,000, तो 2,10,000। इसके अंदर जोड़ दो पोस्ट प्रॉफिट 22,000 का, कितना? 60%, माइनस कर दो इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट कितनी? 3,000, और माइनस कर दो क्या? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, कितना? 1,000। अनरियलाइज प्रॉफिट जो हमने निकाला था इन्वेंट्री के ऊपर। फिर उसके बाद उसने आपको क्या बोला था कि भाई होल्डिंग कंपनी के पास आपको 50,000 रुपीज का प्रोविजन भी बनाना है, तो वो भी आपको माइनस करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी 50,000 रुपीज का, ये प्रोविजन भी आपको बनाना है। मैंने आपको क्या बोला था? कंसोल इक्विटी किसके वो है? पेरेंट के प्रॉफिट्स हैं। फिर उसके बाद क्योंकि पेरेंट ने इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, पिंक के अंदर 30% है, तो ये एसोसिएट हुआ, तो एसोसिएट के प्रॉफिट पेरेंट ले जाता है। एसोसिएट ने प्रॉफिट कितने कमाए हैं? 15,000। 15,000 का 30% कितना होता है जी? 15,000 का 30% होता है 4,500, तो उससे उसके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। एसोसिएट प्रॉफिट 4,500, तो 2,10,000 माइनस 3,000 माइनस 1,000, सॉरी 22,000 का 60%, 13,200। 2,10,000 प्लस 13,200 माइनस 3,000 माइनस 1,000 माइनस 50,000 प्लस 4,500, तो 1,73,700।
-1,60,700 1,73,700 इनका टोटल करोगे तो यही आ जाएगा। तो बस बाकी में तो आपको जोड़ना है, इन्वेंट्री वाला प्रोविजन यहाँ से माइनस कर देना, इंटर कंपनी माइनस कर देना, एसोसिएट्स को गलती से भी मत जोड़ना, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी माइनस कर देना और 15,000 का रिवैल्यूएशन ऐड कर देना। बाकी तो दोनों बैलेंस शीटों को जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना है। फॉर मेनी ईयर्स एच लिमिटेड हेल्ड करता है 80% of the ordinary share of S and 30% of the ordinary share of A. Following information is needed to prepare the consolidated statement profit and loss account आपको बनाना है। तो एसोसिएट के सिर्फ प्रॉफिट जाता है, एसोसिएट लाइन बाय लाइन नहीं होता, सब्सिडरी लाइन बाय लाइन होती है। तो आप क्या करोगे, 510 प्लस 190 98 प्लस 62,500 प्लस 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 ऐसे करके आप निकाल लोगे और आपका टोटल आ जाएगा। फिर उसके बाद वो कहता है एट द एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ द एस प्लांट एंड मशीनरी कितना है, फेयर वैल्यू ऑफ द विच हैड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 10 ईयर एक्सीडेड बाय इट्स बुक वैल्यू 15,000। तो यानी कि एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको लेना है -1500, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी है ना, तो -1500 आपको यहाँ पर भी करके चलना पड़ेगा। माइनस बोल लो या कॉस्ट में ऐड बोल लो। ड्यूरिंग द ईयर एस लिमिटेड सोल्ड करता है गुड्स, एस ने सब्सिडरी ने बेचे हैं होल्डिंग को 20,000 के, मार्जिन कितना है 25% का और 60% अभी भी बचे हुए हैं। तो 20,000 पे 25% प्रॉफिट 5,000 रुपये कमाया और इसका 60% अनरियलाइज है इंटू 60%, तो 3,000 रुपये का प्रॉफिट जो है आपका अनरियलाइज है। और आपका इंस्टीट्यूट कहता है कि इस 3,000 को आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में ऐड कर दोगे। नहीं तो जनरली हम चेंज इन इन्वेंटरी दिखाते हैं, लेकिन सीएमए इंस्टीट्यूट यही कह रहा है तो हम भी यही मानेंगे। ग्रुप की अकाउंटिंग पॉलिसी है कि वो एनसीआई को किस पे मेजर करता है, पसना पे, और गुडविल की इंपेयरमेंट हुई है 1200 पे। तो 1200 का 1200 कहाँ चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज हो जाएगा, खर्चे के अंदर ऐड हो जाएगा क्योंकि पार्शियल गुडविल है। 31 मार्च 24 को इन्वेस्टमेंट की जो ए थी वो इंपेयर होगी 2500 से और उसका कोई भी लॉस करंट ईयर के अंदर नहीं है। जनवरी के अंदर उसने कॉन्ट्रैक्ट एच लिमिटेड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड अ कस्टमर विद सपोर्ट सर्विस फॉर नेक्स्ट 12 मंथ और उसने रिसीव कर लिया फुल पेमेंट 45,000 रुपए का। तो आपको वो माइनस करनी पड़ेगी जो एडवांस रिसीव हो गई। एडवांस कितनी रिसीव हुई है 9 मंथ की, तो 45,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, 45,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9 33,750। ये इनकम आप माइनस कर दोगे क्योंकि ये आपको पहले ही एक्वायर होगी। तो आप कैसे बनाओगे, आप कहोगे 5,10,000 प्लस 1,90,000, 5,10,000 प्लस 1,90,000 माइनस इंटर कंपनी 20,000 और माइनस 33,750, माइनस इंटर कंपनी 20 और 33,750, ये आ गया रेवेन्यू। फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालोगे, 98 प्लस 62,500, 98 प्लस 62,500 प्लस 2,000, हमने 3,000 को ऐड कर रखा है भाई, गलती कर दी क्या हमने, 20,000 का 25% इंटू, अच्छा हैड सोल्ड है तो यहाँ 40 आएगा, सॉरी, इंटू 40%, तो यहाँ 2,000 ही होगा। अंग्रेजी की गलती है भाई, क्या करें, अंग्रेजी वीक है हमारी, तो 2,000 ही होगा। तो 2,000 रुपये आपका हो गया अनरियलाइज प्रॉफिट और ये हो गया 20,000 इंटर कंपनी। वो मैंने सोल्ड वर्ड नहीं पढ़ा था, मेरी गलती हो गई, ठीक है जी। एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट में कुछ नहीं है, 170 और 25 वो जोड़ दिया, 170 और 25। डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं, तो डेप्रिसिएशन में जुड़ेगा 12,000 प्लस 7,500 प्लस 1,500, तो 12,000 7,500 और 1,500। अदर एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, 1,30,000 35 और 1,200, 1,30,000 35 और 1,200, ये आपका टोटल एक्सपेंसेस के बाद आपका प्रॉफिट्स आ गया। प्रॉफिट के बाद आप क्या ऐड करोगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। तो बताओ एसोसिएट ने कितना प्रॉफिट कमा रखा है, 28,000, आपका कितना है 30%, तो आप अपना प्रॉफिट ले जाओगे 28,000 का 30% ले जाओगे 8400। कोई इंपेयरमेंट है नहीं, उसका इम्पैक्ट था नहीं तो वो जीरो है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया इतना। फिर हमने टोटल टैक्स ऐड कर दिया, टोटल टैक्स कितना है 33 और 24, 33 और 24 72,950। फिर उसके बाद आप निकालते हो कि एनसीआई को एट्रीब्यूटेबल कितना होगा। तो एनसीआई के लिए आपको निकालना पड़ता है कि एनसीआई को प्रॉफिट कितना एट्रीब्यूटेबल होगा। तो एनसीआई के लिए निकालोगे भाई 36,000 रुपए का प्रॉफिट सब्सिडरी ने कमाया, 36,000 का प्रॉफिट उसने कमाया और एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करना था वो हमने कराया। और अनरियलाइज प्रॉफिट पे आओ तो जरा एस लिमिटेड सब्सिडरी ने बेचा है तो आप सब्सिडरी के प्रॉफिट्स में से माइनस करोगे, ये अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया 32,500, उसका 20% 6500 है एनसीआई का। बैलेंस किसका है, बैलेंस है पेरेंट।
इस तरीके से आपको कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके चलना होता है। क्वेश्चन नंबर 7, पी लिमिटेड के बाद मल्टीपल इन्वेस्टमेंट है सब्सिडरी कंपनियों की। 1 अक्टूबर को उसने एक्वायर करा 30% ऑर्डिनरी शेयर ए के 18 लाख रुपए के। एक्विजिशन ग्रांट करती है पी लिमिटेड को सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर ए लिमिटेड, तो यानी कि एसोसिएट हो गई। ए एट द एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू जो है ए लिमिटेड के नेट एसेट्स की कितनी है, इक्वल टू देयर कैरिंग वैल्यू एक्सेप्ट फॉर अ बिल्डिंग। जब हमने एक्वायर करा था तब की बात कर रहे हैं। बिल्डिंग की वैल्यू थी 12 लाख, लेकिन फेयर वैल्यू कितनी थी 20 लाख, तो 8 लाख रुपए से एडिशनल हो गई वैल्यू, और 8 सालों की लाइफ थी, तो 1 लाख रुपए का क्या हो गया एडिशनल डेप्रिसिएशन, जो पी लिमिटेड जो ए लिमिटेड जो एसोसिएट है आपका, वो अपनी स्टैंड अलोन में नहीं लेता होगा। क्यों? क्योंकि स्टैंड अलोन में तो वो बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू दिखाता होगा 12 लाख, लेकिन कंसोल के अंदर वैल्यू दिखती है 20 लाख। तो ये जो 12 और 20 के बीच का डिफरेंस है, इस 8 लाख रुपए, इसका एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको कंसोल के अंदर लेना पड़ेगा। 1 अक्टूबर 2023 और 31 मार्च के बीच में ए लिमिटेड सोल्ड करता है गुड्स टू पी लिमिटेड फॉर 10 लाख, ठीक है, और जिससे उसने 60,000 का प्रॉफिट कमाया। जितने भी गुड्स हैं रिमेन इन्वेंट्री, तो यानी कि यही आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो गया। और ध्यान देना, ए ने माल बेचा है पी को, तो इन्वेंट्री पी के पास है। अगर इन्वेंट्री बी के पास है तो आप इसको कहां से उड़ा दोगे, आप इसको इन्वेंट्री से उड़ा दोगे 60,000 से, और डेबिट क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो पी एंड एल वाला पार्ट होता है वो कितने रुपए से, अच्छा 60,000 में अपना हिस्सा लेना पड़ेगा ना, 18,000 रुपए, ठीक है। उसने प्रॉफिट कमाया है 6.5 लाख रुपए का और इवनली है, तो 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन आपको माइनस करना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि भाई साहब आपने भले ही स्टैंड अलोन में 6.5 का प्रॉफिट कमाया है, लेकिन ये 1 लाख का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो हमारे हिसाब से आपने 5.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है। अब ये 5.5 लाख रुपए का प्रॉफिट जो है 30% आपका हिस्सा है, और आपको लेना है 6/12, तो 5.5 लाख इंटू 6/12 इंटू 30%, ये हो गया 82,500। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा लोगे इस प्रॉफिट से, तो आप कहोगे इन्वेस्टमेंट डेबिट टू पी एंड एल शेयर ऑफ प्रॉफिट 82,500, 82,500, इसको मैं लिख देता हूँ शेयर ऑफ प्रॉफिट पी एंड एल 82,500। फिर वो कहता है कि इन्वेस्टमेंट को इम्पेयर भी कर देना 45,000 से, तो आप कहोगे शेयर ऑफ प्रॉफिट पी एंड एल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 45,000, 45,000। तो कोई पूछे इन्वेस्टमेंट की कितनी वैल्यू आएगी, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ रही थी 18 लाख रुपए की वैल्यू आ रही थी, और आपने क्या कहते हैं, आपने ये तो इन्वेंट्री है ना, आपने बढ़ा दी कितने रुपए से, 82,500 से आपने वैल्यू बढ़ा दी, एक तो ये, और आपने फिर वैल्यू गिरा दी 45,000 से ये, तो 18,37,500 से इन्वेस्टमेंट आएगी। पीएनएल में शेयर ऑफ प्रॉफिट कितने का आएगा, तो 18,000 से डेबिट हो गया, प्लस 82,500 से क्रेडिट हो गया, और माइनस 45,000, तो 19,500 रुपए का आपका पीएनएल के अंदर प्रॉफिट आएगा शेयर। एज सिंपल एज दैट। अगर जनरल एंट्री करनी आती है, कंसेप्ट क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 8, ए लिमिटेड होल्ड करता है 80% ऑफ बी। 31 अक्टूबर 2024 को कैरिंग अमाउंट बी का कितना था, 75 लाख का, एक्सक्लूडिंग गुडविल ऑफ ₹10 लाख जो रिकॉग्नाइज करी थी और एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन में, तो गुडविल इसके अंदर शामिल नहीं है। बी के नेट एसेट की कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही है, 75 लाख रुपए आ रही है बी के नेट एसेट की कैरिंग वैल्यू। रिकवरेबल अमाउंट कितना है, 80 लाख रुपीस का है। आपको इंपेयरमेंट निकालने हैं, अगर हमने गुडविल को फेयर वैल्यू पे करा है या फिर पसना पे करा है, तो ये तो आप कर लोगे, ये तो हमने बहुत डिस्कस कर लिया ऊपर। द स्टेटमेंट ऑफ पी&एल ऑफ लाइट एंड फेयर फॉर द फेरी फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2024 आपको दे रखा है, और कोई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की कोई भी आइटम नहीं है। तो जुलाई 2023 में आपने एक्वायर करा है 1600 शेयर आउट ऑफ 2000, तो यानी कि 80% आपने एक्वायर करा है, और जुलाई से एक्वायर करा। तो याद रखना, जब आप परफॉर्मेंस को जोड़ते हो यानी कि पीएनएल को जोड़ते हो, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, 9/12, सबको क्या करना पड़ेगा, 9/12। फिर उसके बाद वो कहता है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन फेयर वैल्यू ऑफ फेरी नेट एसेट द सेम एज कैरिंग वैल्यू, प्लांट एंड मशीनरी को छोड़ के
द एसेट हैज अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 7,000, फेयर वैल्यू 10,200 और लाइफ कितनी है 4 साल। तो 10,200 माइनस 7,000 3200 डिवाइड बाय 4, तो 800 का क्या आ गया आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन, जो आप यहाँ पर कंसिडर करके चलोगे 800 का एडिशनल डेप्रिसिएशन। पोस्ट एक्विजिशन पीरियड के अंदर लाइट ने माल बेच रखा है फेरी को 15,000 का, ओरिजिनल कॉस्ट है जिसकी 12,000 की, और उसने बेच दिए 13,000 के गुड्स। तो अभी कितने बचे हुए हैं 2,000 के गुड्स उसके पास बचे हुए हैं 15,000 में से, और मार्जिन कितना कमाया था, मार्जिन कमाया था 3,000 रुपये का। तो 2,000 डिवाइड बाय 15,000 इंटू 3,000, तो ये होता है 400। तो 400 आप कहाँ जोड़ दोगे, 400 आप जोड़ दोगे यहाँ पर। वो इवनली हुआ है, ठीक है। लाइट फॉलो करता है, एनसीआई को वैल्यू करना है 2520 पे, और उसने इम्पेयरमेंट भी आपसे निकलवाई है, और उसने बोला है नेट एसेट की वैल्यू आ रही है 14,150। तो सबसे पहले आओ जरा नेट एसेट निकाल लेते हैं। उस दिन की इक्विटी कैपिटल कितनी आ रही है, उसने बोला है कि 2,000 शेयर थे, तो हमने कहा कि 2,000 की इक्विटी कैपिटल हो गई। उस दिन की रिटेन अर्निंग भी उसने आपको बताई है क्या, आओ जरा चेक कर ले उस दिन की रिटेन अर्निंग कितनी है। उस दिन की रिटेन अर्निंग उसने आपको बताई है 6150 की रिटेन अर्निंग है, तो 6150 की रिटेन अर्निंग हो गई। 3200 से एसेट की वैल्यू बढ़ गई थी, तो आईएनए कितना हो गया 11,350 का आपका आईएनए हो गया। फिर आपने कंसिडरेशन कितनी ट्रांसफर करी, उसने आपको बताया कि आपने कंसिडरेशन ट्रांसफर करी 10,280 की, आपने कंसिडरेशन ट्रांसफर करी 10,280 की, और एनसीआई की फेयर वैल्यू पे वैल्यू कितनी बताई 2520 की एनसीआई की वैल्यू बताई। तो ये हमने 2520 एनसीआई की वैल्यू डाल दी, टोटल वैल्यू आ गई 12,800, ये आपने माइनस कर दिया, तो गुडविल आ गई कितने की 1450 की गुडविल आ गई। फिर हमने कहा चला आओ इम्पेयरमेंट टेस्ट भी कर दे, कहीं तो करा था ना, ये रहा। नेट एसेट सब्सिडरी की कितनी है 13,000 की है, अच्छा ये हमने निकालनी पड़ेगी, ये गिवन नहीं है। आओ जरा नेट एसेट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट कितना कमाया है 3,000 का, ओपनिंग कितना था 5400 का, जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, तो 5400 प्लस 3,000 होते हैं 8400, और 2,000 रुपए की कैपिटल थी, तो 2,000 की कैपिटल 8400, ये 3200 की एज इट इज वैल्यू बढ़ गई, और 600 का आपने डेप्रिसिएशन ले लिया। 600 का ही आ रहा था क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन हमारा, हमारा तो 800 आ रहा था भाई, ये क्या चक्कर है। ओ 800 इंटू 9/12 भी तो होगा, 800 इंटू 9/12 600, सॉरी मैंने 9/12 नहीं करा, 600। इसके अंदर नहीं होगा 9/12, क्योंकि वो ड्यूरिंग द ईयर नहीं बेचे, उसने एक डेट बता रखी है इन पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, बोल रहा है कि भाई एक्विजिशन के बाद बेचें, तो ये पूरा का पूरा ही रहेगा 12/12, ठीक है। मैं भूल ही गया जुलाई के अंदर खरीदी, तो 600 रुपये का आपने ये माइनस कर दिया एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो आपके पास रिपोर्टिंग डेट का आईएनए कितना आ गया 13,000 रुपीज का, आपके पास रिपोर्टिंग डेट का आईएनए निकल करके आ गया। फिर आपने क्या करना है, आपने इसकी हेल्प से ये आपका आईएनए आ गया। गुडविल कितनी है आपकी 1450 की गुडविल है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 14,450, और रिकवरेबल अमाउंट कितना बोला था उसने, रिकवरेबल अमाउंट बोला था 14,150, रिकवरेबल अमाउंट उसने बोला था 14,150, तो वैल्यू आ गई 300 का क्या आ गया आपका इम्पेयरमेंट आ गया। और ये 300 का इम्पेयरमेंट किस किस को जाएगा, एनसीआई को भी जाएगा और पेरेंट को भी जाएगा। एनसीआई को कितना जाएगा, एनसीआई है कितना, हमने 80% एक्वायर करा था ना, हाँ, तो एनसीआई को जाएगा 20% 60, और पेरेंट को जाएगा 80% 240, ये रेशियो में ये चला जाएगा, ठीक। आओ जी, अब जो ये आपने डील कर लिया, ये आपने कर लिया, ये आपने डिस्कस कर लिया, बस आओ जरा जोड़े 61,000 प्लस 24,000 का 9/12, 61 प्लस 24,000 का 9/12 माइनस जो आपने इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन करी है 15,000 रुपए की, इन्वेस्टमेंट 75 और नीली हो जाएगी क्योंकि उनकी है नहीं इन्वेस्टमेंट पे इनकम, सॉरी, टोटल इनकम आ गई। फिर उसके बाद हमने कहा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 40,500 और 19,200 का 9/12, 40,500 19,200 का 9/12, ये इंटर कंपनी एज इट इज आ गया 15,000, और क्या जोड़ा 400 रुपये, क्या जोड़ा ये आपने वो क्या कहते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट जोड़ा 400 रुपये का,
और ये 600 क्या जोड़ रखा है भाई, 600 के आगे क्या लिख रखा है, वर्किंग नोट नंबर 6। वर्किंग नोट 6 क्या है, तो ये गलत जोड़ रखा है ना, ये 600 यहाँ नहीं जुड़ेगा, ये 600 आपका यहाँ जुड़ेगा एक्चुअली, उन्होंने गलत जोड़ रखा है, ये यहाँ नहीं जुड़ेगा। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट कितने आ रहे हैं उसके, अरे 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 तेरा एम्प्लॉय बेनिफिट आ रहे हैं 50 के, तो 50 का 9/12, 50 का 9/12 कर दिया, तो ये आ गया एम्प्लॉय बेनिफिट। डेप्रिसिएशन के अंदर 1500 और 800 उसने उसका दे रखा है 800, ये रहा 800 उसका दे रखा है, ये रहा उसका 9/12 करा, और अपने वाले 800 का भी 9/12 करा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे अलग आएगी, यहाँ पे होगा +600 और यहाँ पे ये नहीं आएगा, तो 600 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ तो यहाँ वैल्यू आएगी 40,300, और यहाँ 600 जोड़ दूँ तो यहाँ वैल्यू आएगी 2700। ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट हमारी कितनी है, नील उसकी है 200, तो 200 का 9/12, तो 200 का 9/12 कर दिया। अदर एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, अदर एक्सपेंसेस हैं 3100 और 150 का 9/12, 3100 और 150 का 9/12। और बताओ इम्पेयरमेंट कितना निकला था, इम्पेयरमेंट निकला था 300 का इम्पेयरमेंट निकला था। सर आपने तो कहा था 9/12 चलेगा, लेकिन आपने तो यहाँ पूरा डाल दिया। हाँ डाल दिया पूरा, क्योंकि आप एनसीआई को एट्रीब्यूटेशन अलग अलग दिखाते हो, आप यहाँ पे सारा, आप यहाँ पे सारा ही जोड़ रहे हो ना। अब ऐसे तो इस मटेरियल में भी एनसीआई है, इस एम्प्लॉय बेनिफिट में भी एनसीआई है, आप सारा जोड़ते हो और बाद में अलग से दिखाते हो, तो इसलिए यहाँ पे ये पूरा जोड़ दिया। अभी दिखाऊंगा कैसे अलग अलग हुआ। तो ये टोटल एक्सपेंस आ गया, और सिमिलरली टैक्स को जोड़ दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 11,025। अब देखो एनसीआई कैसे निकलेगा, प्रॉफिट कितना आ रहा है, 3,000 का प्रॉफिट आ रहा है, ये एनसीआई का हो गया। देखो जी एनसीआई, एनसीआई ये रहा, प्रॉफिट 3,000 का आ रहा है, 9/12 ये एनसीआई का हो गया। फिर डेप्रिसिएशन जो आपका है कितने का डेप्रिसिएशन है आपका, 9/12 करके 600, वो हमने माइनस कर दिया। और गुडविल की इंपेयरमेंट टोटल 300, वो हमने माइनस कर दी, टोटल कितना है 1350। इसका 20%, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका 20%, इसका भी 20% और इसका भी 20%, या टोटल का 20%, वो हमने करा तो कितना आ गया 270। तो इसका मतलब हमने कहा कि भाई साहब उसने जो भी प्रॉफिट कमाया, ये 9/12 कर करके उसने जो भी प्रॉफिट कमाया, उसमें से हमने कहा कि एनसीआई का हिस्सा कितना 270, बैलेंस कितना किसका, पेरेंट का, बैलेंस किसका, पेरेंट का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट ऑफ जानवी लिमिटेड, ईशा लिमिटेड और तनीषा लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2024 आपको दे रखी है। वो कहता है इन्वेस्टमेंट कर रखी है 16 लाख शेयर में, जानवी ने ईशा ईशा के अंदर और ईशा ने तनीषा के अंदर। ये है चेन होल्डिंग, चेन होल्डिंग की बात हो रही है। कुछ नहीं करना, सेम सब कुछ सेम है, बस मुझे एक बात बताओ, जानवी ने ईशा में पैसे लगा रखे हैं और ईशा ने तनीषा में पैसे लगा रखे हैं। तो ईशा ने जो ये 140 लगा रखे हैं, इसमें कुछ हिस्सा जानवी का भी होगा। हाँ सर कुछ हिस्सा जानवी का भी होगा, तो मुझे जरा बताओ कितना होगा। जानवी ने ईशा में लगा रखे हैं 16 लाख शेयर, तो इसके हैं कितने शेयर, 200। तो इसका मतलब इसने लगा रखे हैं 80% और इसने आगे लगा रखे हैं 160, 12 और 16, 75% लगा रखे हैं, 75%। तो मुझे जरा बताओ जब ईशा ये 140 लाख लगा रही होगी, तो इसका मतलब इस 140 में से 80% तो किसका लगा हुआ है, जानवी का लगा हुआ है जो कि है 112, और इस 140 में 20% किसका लगा हुआ है, बैलेंस लोगों का लगा हुआ है जो कि है एनसीआई, जो कि है एनसीआई। ठीक, अब मैं आप लोगों को कह रहा हूं आप कंसोल किसकी बना रहे हो, सर हम कंसोल बना रहे हैं जानवी की। तो जानवी के लिए आप कंसोल बना रहे हो, तो आप क्या निकालोगे कि अगर मैं इन तीनों की ग्रुप एज अ होल की बात करूं, तो जानवी का कितना है पूरे ग्रुप में और एनसीआई कितना है। तो हमने कहा जानवी ने 80% ऑफ 75% लगा रखा है, तो ये हो गया 60%। तो एनसीआई कितना हो गया 40%, कितना हो गया एनसीआई हो गया 40% का एनसीआई हो गया। तो यानी कि
जब जानवी ने ईशा की तरफ पैसे लगाए तो उसने बोला कि भाई साहब 40 सॉरी जब ईशा ने ओहो जब ईशा ने तनीषा में पैसे लगाए तो उसने क्या बोला कि भाई साहब मैं अपने भी लगा रहा हूं और जो मेरे पीछे जानवी खड़ी है मैं उसके पैसे भी लगा रहा हूं। तो ग्रुप एज अ होल कितने पैसे लगे हुए हैं? 60% ग्रुप के लगे हुए हैं, बैलेंस 40% किसके लगे हुए हैं? माइनॉरिटी के लगे हुए हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इस इन्वेस्टमेंट में ग्रुप के कितने हैं? 112, और ग्रुप की होल्डिंग कितनी है? 60%, और माइनॉरिटी की एनसीआई की कितनी है? 28, और होल्डिंग कितनी है? 40%। बैलेंस क्वेश्चन सेम है, आओ जरा करके देखें। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं प्रॉफिट्स ऑफ तनीषा। मैं बात कर रहा हूं प्रॉफिट्स ऑफ तनीषा। तो डीओए और पोस्ट डीओए जितनी भी एक्विजिशन थी आपने कब करी है? 30 सितंबर को करी है। द पेरेंट कंपनी है चूजन ऑन एन अकाउंटिंग पॉलिसी के वो उसको फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगी। एज्यूम दैट मार्केट प्राइस ऑफ ईशा लिमिटेड एंड तनीषा लिमिटेड आर इक्वल टू देयर फेस वैल्यूज। एज्यूम करो प्रॉफिट को आपने इवनली कमाया है। फिर वो कहता है फिगर ऑफ ईशा इंक्लूड 6 लाख वर्थ ऑफ इन्वेंट्री जो परचेज करी थी उसने तनीषा से। तो तनीषा ने माल बेच रखा है ईशा को, तो तनीषा के प्रॉफिट जो आप अभी कर रहे हो उसके अंदर एडजस्टमेंट होगी। आपको कंसोल बनानी है ग्रुप की। तो मैं पहले नंबर 9 से शायद शुरू करना चाहूंगा। आपको ये 31 मार्च दे रखा है। ये बोला गया है कि डीओए कितनी है? डीओए है 1 अक्टूबर है डीओए। 30 सितंबर वही 1 अक्टूबर हो गया। मुझे जरा बताओ ओपनिंग प्रॉफिट्स कितने दे रखे हैं तनीषा के? मैं बात कर रहा हूँ तनीषा की। तो तनीषा के ओपनिंग प्रॉफिट एक तो ये 30 है और रिटेन अर्निंग 15 है, तो यानी कि 45 के यहाँ पे आपको दे रखे हैं। और क्लोजिंग प्रॉफिट्स कितने दे रखे हैं? क्लोजिंग प्रॉफिट जरा मुझे बताना। 30 + 10 + 15 + 12 67, यहाँ पे दे रखे हैं 67। तो कोई पूछे अगर आपसे कि ऑन डीओए कितना है और पोस्ट कितना है, तो भाई साहब जो आपका ओपनिंग है वो आपका ऑन डीओए होगा, और जो आपने अर्नड करा है, अर्न कितना करा है आपने? 67 - 45, ये आपने पूरे साल का अर्न करा है। 67 - 45 आपने पूरे साल का अर्न करा है। 67 - 45 22। तो आप आधा आधा बांटोगे 11 और 11, क्योंकि आपने 50% देखना है। यहाँ से यहाँ तक कितना कमाया और यहाँ से यहाँ तक कितना कमाया। तो बताओ टोटल कितना आ जाएगा? 5 और 1 6, 4 और 1 5, और ये हो गया 11। फिर उसके बाद तनीषा ने माल भी बेच रखा है। तनीषा ने किसको माल बेच रखा है? ईशा को ही माल बेच रखा है एट कॉस्ट प्लस 20%, 6 लाख वर्थ ऑफ इन्वेंट्री। तो 6 लाख 6 डिवाइड बाय 1.2 इंटू 0.2, तो 6 डिवाइड बाय 1.2 इंटू 0.2 हो गया 1। तो 1 लाख रुपीज का उसने अनरियलाइज प्रॉफिट भी ले रखा है। क्यों मैंने यहाँ से माइनस करा? क्योंकि प्रॉफिट ही तनीषा ने कमाया है। तो यहाँ आ गया 10 और यहाँ आ गया क्या? 56। यहाँ आ गया 10 और यहाँ आ गया क्या? 56। बस अब तो कुछ भी नहीं करना। अब बताओ एज यूजल गुडविल। अब जब मैं गुडविल के लिए इन्वेस्टमेंट लूंगा तो मैं देखो ग्रुप की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं तो मैं कहूंगा कि मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो साहब मैंने कर रखी है 112 की इन्वेस्टमेंट। तो मैंने कर रखी है 112 की इन्वेस्टमेंट। मेरा एनसीआई कितना है? एनसीआई उसने बोला था फेयर वैल्यू पे लेना है, और जो कि कितना है? 40% है। तो फेयर वैल्यू ऑफ यानी कि 200 का 40%, 80। तो 192 मेरा हो गया टोटल। माइनस कर दूंगा क्या? आई एन ए कितना है? शेयर कैपिटल 200, और प्रॉफिट्स कितने हैं? प्रॉफिट्स हैं 56 के। तो 192 माइनस 256, 192 माइनस 256, ये होता है 64 का कैपिटल रिजर्व आपके पास आ गया 64। फिर मैं बात कर लेता हूँ एनसीआई की। तो हमने एनसीआई को कहा ऑन डीओए आप कितने हो? ऑन डीओए हो आप 80 के, और आपने जोड़ दिया पोस्ट प्रॉफिट 10 का कितना? 10 का 40%, तो 4 रुपीज़ का आपने ये जोड़ दिया। हमने कहा आप अपनी इन्वेस्टमेंट नेट ऑफ करा लो। भाई इतने रुपए आपने इन्वेस्ट करवा रखे हैं तो आप वो नेट ऑफ करा लो 28।
तो 84 माइनस 28, तो ये आ गया 56। ये क्या आ गया 56। कंसोल इक्विटी, कंसोल इक्विटी के अंदर मैं पेरेंट का भी नहीं लिख रहा, मैं सीधा लिख रहा हूँ पोस्ट। पोस्ट प्रॉफिट कितना है 10 का 60। और तो कुछ भी नहीं आएगा, नहीं आएगा, बस खत्म। आगे बढ़ते हैं, तनीषा के बाद बात कर लेते हैं ईशा की। अगर मैं ईशा की बात करता हूं तो मुझे जरा बताओ 1 अप्रैल को ईशा के प्रॉफिट्स कितने थे? कहाँ गए? ये रहे। 1 अप्रैल को ईशा के प्रॉफिट थे 40, 10, 50। हाँ जी, 50 के प्रॉफिट थे ईशा के यहाँ पर। और क्लोजिंग प्रॉफिट्स कितने थे? क्लोजिंग प्रॉफिट थे 40, 10, 60 और 280। 80 रुपीज़ के क्लोजिंग प्रॉफिट थे, यहाँ पे थे प्रॉफिट्स 80 के। तो हमने कहा डीओए और हमने कहा पोस्ट। तो डीओए पे कितना, ओपनिंग कितना आएगा 50, और आपने अर्नड कितने का करा, अर्नड करा 30 का, तो 30 का आधा हो जाएगा 15 और 15, और उसने कोई एडजस्टमेंट तो दी नहीं, तो 65 और 15। एक पेज और इंसर्ट करना पड़ेगा। फिर आप निकालोगे इसकी गुडविल। बताओ जी इन्वेस्टमेंट कितनी है ईशा के अंदर, इन्वेस्टमेंट कितनी है? 170 की इन्वेस्टमेंट है, तो मैंने कहा ईशा में इन्वेस्टमेंट है 170 की। एनसीआई कितना है? एनसीआई इसका भी होगा फेयर वैल्यू भी। ओ एक गलती कर दी हमने भाई, 200 नहीं आएगा ना, 160 आएगा। शिट शिट शिट, ओहो यहाँ 160 आएगा। ओहो ये तो ब्लंडर हो गया। 160 का 40%, 64। 112 प्लस 64 ये होता है 176, माइनस 160 माइनस 56, तो ये होगा 40। मैंने ठीक कर दिया, ये होगा 40 और ये भी होगा 6, 4 और 4, 8 माइनस 28, ये होगा 40। चलो मैंने ठीक कर दिया। एनसीआई होगा 200 का 20%, 40, तो 210 माइनस आई एन ए कितना होगा? शेयर कैपिटल है 200 की, और डीओए पे आपके प्रॉफिट्स कितने के निकले थे? प्रॉफिट निकले थे सर हमारे 65 के, तो 265 यहाँ से माइनस होगा, तो 210 माइनस 265, ये होता है 55 का कैपिटल रिजर्व। एनसीआई, एनसीआई कितना आएगा? ऑन डीओए कितना था एनसीआई? सर ऑन डीओए था 40, और ऐड कर दो पोस्ट प्रॉफिट। पोस्ट कितना है 15, 15 का 20%, 3, तो टोटल हो गया 43। 43 के बाद निकलेगा क्या? कंसोल इक्विटी पेरेंट। पेरेंट की कंसोल इक्विटी कितनी होगी इन सबका टोटल? 7, 8, 9, 7, 3, 10, 5, 6, 7, तो 170। भाई मैं जोड़ लेता हूँ, गलतियाँ ज़्यादा ही हो रही हैं ना। 70, 20, 50 और 30, 170, ये हो गया 170 का पेरेंट का। इसके अंदर ऐड करोगे क्या? पोस्ट प्रॉफिट। पोस्ट प्रॉफिट कितना है 15, 15 का कितना 80%, 12। ठीक है, और इसके अंदर वो वाला भी डायरेक्ट ही ऐड कर दो 6, तो आपका यही आंसर आ जाएगा 6। तो 170 प्लस 12 प्लस 6, 188 के आपकी इक्विटी बनेगी, और टोटल एनसीआई बनेगा 43 प्लस, और उधर कितना था प्लस 40, 83 का एनसीआई। आओ जरा चेक कर लें, 83 का एनसीआई, और कैपिटल रिजर्व कितने का बनेगा? 40 का कैपिटल रिजर्व है, और 55 का कैपिटल, 40 प्लस 55, 95 का टोटल कैपिटल रिजर्व बनेगा। 95 का कैपिटल रिजर्व बनेगा। इन दोनों का टोटल करो, 97 प्लस 91 होता है 188। तो अपना भी क्या बन रहा था
अपना भी बन रहा था 188 और वो तो हमने जोड़ लिया। पर इतना सा काम करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एच लिमिटेड एक्वायर करता है 90% ऑफ ऑर्डिनरी शेयर ऑफ एच लिमिटेड फॉर $2.75 लाख, और इसी दिन मार्च 2022 में एक्वायर करती है। इसी दिन रिटर्न कितनी थी 1.5 की और एनसीआई की वैल्यू थी 1.4 की। तो एक बार गुडविल जरा निकालो। गुडविल कैसे निकालोगे सर? आप इन्वेस्टमेंट हमने करी थी 2.75 की, और 2.75 की इन्वेस्टमेंट करी। एनसीआई हमारा कितना था? एनसीआई था हमारा 1.40 का, माइनस आईएनए हमारा कितना था? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल तो सेम ही रहेगी 0.05 की, और प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स कितने थे उस दिन? उस दिन हमारे प्रॉफिट थे 1.50 के, तो यानी कि 1.55 हमने यहाँ से माइनस कर देना है। तो 2.75 प्लस 1.4 माइनस 1.55, तो ये आ गया कितने का? 2.60 की आपकी आ गई गुडविल आ गई 2.60। ये मेरे बच्चे ध्यान रखना, डॉलर है, डॉलर। ठीक है, अब ये कब कैलकुलेट हुई होगी? ये मार्च 2022 में कैलकुलेट हुई होगी इन डॉलर। ठीक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एच और एस की मार्च 2023 की आपको दे रखी है, और आपको कोई इंटरग्रुप ट्रांजैक्शन नहीं, कुछ भी नहीं करना है, आपको बस कंसोल बनानी है इन रुपी। तो ये आ गई आपकी गुडविल। अब मुझे जरा बताओ आपकी एनसीआई कितनी आएगी? सर आप एनसीआई निकालेंगे, हम कहेंगे ऑन डीओए आएगी कितने की? ऑन डीओए एनसीआई थी 1.4 की। फिर हमने पोस्ट प्रॉफिट कितना कमाया? हमारी आज रिटेन अर्निंग आ रही है 2.15 की, और जिस दिन एक्वायर करा था 1.50, तो 2.15 माइनस 1.5, तो 0.65, एड पोस्ट प्रॉफिट 0.65 इंटू कितना परसेंट आ जाएगा सर? 10%, क्योंकि एनसीआई 10% है, तो इसका 10% 0.065। लेकिन आपको इसको क्लोजिंग रेट से उसको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, जो रेट ऑफ एक्सचेंज होगा। ये रहा, ओपनिंग रेट 80 है, क्लोजिंग 85 है। प्रॉफिट को किससे करते हो? 82 से। प्रॉफिट को आपने करा 82 से इंटू 82, तो ये हो गया कितना? 5.33, 5.33। ऑन डीओए जो आपकी एनसीआई आई होगी वो किस दिन था? मार्च 2022, तो मार्च 2022 के रेट से मल्टीप्लाई कर दो 80 से, तो 1.4 इंटू 80 करा, तो ये कितना आ गया? 112। कितना आ गया? 112। और हमने पोस्ट प्रॉफिट जो था इसके अंदर जोड़ दिया। उसके बाद बस अब एक चीज निकालोगे आप, क्या? कंसोल इक्विटी। बताओ एच लिमिटेड के प्रॉफिट्स कितने हैं? उसके प्रॉफिट है 330 के, पेरेंट के प्रॉफिट है 330 के। ठीक, पोस्ट में उसने कितने कमाए? 0.65 का 90%, एड पोस्ट 0.5 का 90% इंटू 82, एवरेज रेट 82 है ना, 0.65 इंटू 90% इंटू 82, ये हो गया 47.97। ये उसने प्रॉफिट कमाया होगा, मैंने कुछ नहीं करा, जो प्रॉफिट थे उसको एवरेज रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब एक पॉइंट आएगा एफसीटीआर का। तो मुझे जरा बताओ, अगर मैं सब्सिडरी की इस बैलेंस शीट को कन्वर्ट कर दूं इसके अंदर, रुपी के अंदर, तो मेरा एफसीटीआर कितना बनेगा? मुझे जरा ये बताओ। 2.7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? क्लोजिंग रेट से। एक वैल्यू आ रही है 2.7, फिर 1.3, फिर उसके बाद कैपिटल, ये हो गया टोटल 4, फिर है कैपिटल 0.05 की, और फिर उसके बाद रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग में मैं दो पार्ट कर रहा हूँ। ओपनिंग जो आपको डीओए के टाइम पे दिया था 1.5 का रिटेन अर्निंग है 1.50 की, और एक है 0.65 की। ठीक है, उसके बाद क्या है? लाइबिलिटी 1.80 की। तो बताओ कोच किस किस रेट से मल्टीप्लाई करोगे? ओपनिंग 80 है, क्लोजिंग 85 है, और एवरेज 82 है। तो क्लोजिंग इंटू 85 इंटू 85, और ये है शेयर कैपिटल है। वैसे तो शेयर कैपिटल का अलग रेट देना चाहिए, बट उन्होंने नहीं दिया, तो हम ओपनिंग ही मान रहे हैं। ओपनिंग कितना था? 80। ये है ओपनिंग प्रॉफिट, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 80 से। ये है एवरेज प्रॉफिट, इसको करोगे 82 से।
और ये है क्लोजिंग, इसको करोगे 85 से। मुझे जरा बताओ मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है सर? 2.7 इंटू 85, ये निकल करके आया 229.5। 1.3 इंटू 85, ये निकल करके आया 110.5। तो ये टोटल होता है 229.5 340। 0.05 इंटू 80, ये होता है 4। 1.05 इंटू 84 4। 1.5 इंटू 80, ये होता है 120। 0.65 इंटू 82, ये होता है 53.3। और 1.8 इंटू 85, ये होता है 153। इसका टोटल करो 4, 120, 53.3 और 153, ये होता है 330.3। तो डिफरेंस आ गया, एसेट का टोटल आ रहा है 340, लाइबिलिटी का आ रहा है 330.3। डिफरेंस क्या है? FCTR माइनस 340। तो 9.7 का क्या आ गया? फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। ये किस में बटेगा? ये पेरेंट में बटेगा और एनसीआई में बटेगा 90 और 10 के अंदर। तो 9.7 का 90% कितना है? 8.73। और 10% कितना है? 0.97। तो एनसीआई को दे दोगे आप 0.97। और पेरेंट कहाँ निकाला था हमने? कंसोल इक्विटी नहीं निकाला क्या? पेरेंट को आप दे दोगे 8.73। FCTR दे दोगे 8.73। फिर उसके बाद अब जो ये गुडविल आ रही है, ये भी तो इन डॉलर ही आ रही है, और ये मार्च 2022 में आई थी। तो इसका मतलब मार्च 2000, अब यहाँ पे ना जो ये आपने बैलेंस शीट कन्वर्ट करी है, ये क्या है? ये पीपी है। 1.3 क्या है? 1.3 आपकी करंट एसेट्स है, ये आपकी कैपिटल है, ये आपका ओपनिंग रिटेन अर्निंग है, ये आपकी ड्यूरिंग द ईयर की है, और ये आपकी लाइबिलिटी है। अब इसके अंदर कहीं पे भी आपने गुडविल ट्रांसलेट नहीं करी, तो आपको गुडविल भी ट्रांसलेट करनी पड़ेगी। मार्च 2022 में आपकी गुडविल आ रही थी 2.60 इंटू 80। अब हो जाएगी गुडविल 2.6 इंटू 85। तो ये डिफरेंस गुडविल की वजह से आएगा। 2.6 इंटू 80 208, या ऐसे कर लो 2.6 इंटू 85, 2.6 इंटू 80 और 5 हो गया ना। तो 13 का डिफरेंस आ जाएगा। ये भी बटेगा पेरेंट के अंदर और एनसीआई के अंदर। पेरेंट के अंदर कितना जाएगा? 90, और एनसीआई में कितना जाएगा? FCTR ऑन गुडविल एनसीआई में कितना जाएगा? 1.3, और पेरेंट में कितना जाएगा? 13 का 90%। एड FCTR गुडविल 13 का 90% 11.7। तो टोटल हो गया 330 प्लस 47.97 प्लस 8.73 प्लस 11.7। तो ये होता है 398.4। और आपका एनसीआई कितना निकल करके आएगा? 112 प्लस 5.33 प्लस 0.97 प्लस 1.3, ये होता है 119.6। 119.6। आओ जरा चेक कर लें। एनसीआई 119.6 और आपका इन दोनों का टोटल जरा करो कितना आ रहा है? 377.97 प्लस 20.43, तो 398.4। तो 398.4 आपका ये आंसर आ गया। कंसोल P&L भी बनाना है तो उसके अंदर कुछ नहीं करना, रेवेन्यू को उसके रेट से मल्टीप्लाई कर देना। रेवेन्यू को एवरेज रेट, इसको भी एवरेज रेट और जोड़ देना, प्रॉफिट जुड़ जाएंगे। एसेट्स को क्लोजिंग रेट और उनको जोड़ देना, आपके एसेट जुड़ जाएंगे, लाइबिलिटी बन जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात उसके अंदर नहीं है। तो यहाँ मुझे नहीं लगता आपको चैलेंज आएगा जोड़ने में। मेन था FCTR वाला पॉइंट, तो हमने डिस्कस कर लिया इस क्वेश्चन के अंदर। तो आई होप आपको इससे कंसोलिडेशन की हेल्प मिली होगी। हमने बेसिक से स्टार्ट करा था, ये चीजें क्या होती हैं, कैसे होती हैं। डिविडेंड की एडजस्टमेंट का कोई क्वेश्चन आया नहीं, बट हम डिविडेंड एक अलग से सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आपको और किस तरीके की वीडियोस चाहिए, आपको और किस तरीके की कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो इस वीडियो के अंदर। तो उससे हमें थोड़ा हेल्प मिलेगा कि हमें किस तरीके की वीडियोस पे और काम करना है। मुझे वर्कबुक बड़ी सूटेबल लगी, मुझे लगा इससे काफ़ी ज़्यादा रिवीजन हो जाएगी, तो इसलिए मैंने वर्कबुक बेस्ड रिवीजन उठाया है।
तो अभी कंसोल डाला है, फिर उसके बाद 103 डालेंगे और आगे के वैल्यूएशन जैसे चैप्टर्स जो हैं वो उठा करके डालेंगे। तो मिलेंगे आपसे उन वीडियोस के अंदर। अभी के लिए इतना ही। कोई दिक्कत आए, कोई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के अंदर प्रॉब्लम है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, वीडियोस की डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।